नई सरकार बनाने की कवायद जोरों पर है। राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर नजर आ रही हैं। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन चल रहा है। शीर्ष नेतृत्व भी लगातार मंथन में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले आपको बता दें कि जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आशीर्वाद लिया और नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हमेशा अभी ऊंचाइयों की ओर और अग्रसर होगा। तो लगातार जिस तरीके से ऊंचाइयों की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नई सरकार के गठन को लेकर के चर्चा जोरों पर है। अब नए चेहरों को, किन किन चेहरों को तवज्जो मिलेगी, फिलहाल कौन कौन से नाम सामने, और सबसे बड़ी बात कि डिप्टी सीएम के चेहरों को लेकर के कौन कौन से नाम आगे दौड़ रहे हैं। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए। डिप्टी सीएम के नाम पर सस्पेंस। योगी सरकार में कितने डिप्टी सीएम? नए चेहरों पर चर्चा तेज। किन नामों पर लगेगी मुहर? योगी कैबिनेट में इस बार किन चेहरों को मौका दिया जाए, इसको लेकर अटकलों का बाजार बेहद गर्म है। योगी आदित्यनाथ पिछले 2 दिनों से दिल्ली में है और बैठक पर बैठक जारी है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के दिग्गज नेताओं समेत केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात की और ये विचार विमर्श किया कि इस बार किन किन चेहरों को मौका दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार योगी कैबिनेट में कई नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा उप मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर हो रही है। इसके पीछे वजह भी है कि इस बार पार्टी में उप मुख्यमंत्री के दावेदारों की संख्या ज्यादा है। कहा जा रहा है कि दिनेश शर्मा के चुनाव न लड़ने और केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने के बावजूद डिप्टी सीएम के पद पर नए चेहरे सामने होंगे। एक चेहरा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का और दूसरा अहम चेहरा बेबी रानी मौर्य का है। माना जा रहा है कि दिनेश शर्मा की जगह किसी नए ब्राह्मण चेहरे की दावेदारी भी हो सकती है। योगी कैबिनेट में करीब 15 मंत्रियों को जगह मिलना भी लगभग तय बताया जा रहा है। इनमें सबसे अहम नाम केशव प्रसाद मौर्य का बताया जा रहा है। उन्हें चुनाव हारने के बाद भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। इसके अलावा सुरेश खन्ना, श्रीकांत शर्मा, ब्रजेश पाठक, सतीश महाना, सिद्धार्थ नाथ सिंह, सूर्य प्रताप शाही, आशुतोष टंडन, नंद कुमार नंदी, कपिल देव अग्रवाल, जतिन प्रसाद, रविंद्र जायसवाल, लक्ष्मी नारायण चौधरी, भूपेंद्र चौधरी, जय प्रताप सिंह और अनिल राजभर के नाम भी मंत्री पद के दावेदार में शामिल है। वहीं बीजेपी आलाकमान 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय चेहरों को भी मौका देंगे, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में संतुलन साधा जा सके और वहां का वोट बैंक अपने पाले में किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो नई टीम की तैयारियों को लेकर के लगातार मंथन जारी है। नए नामों को लेकर के जिस तरीके से चर्चा है, कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं और डिप्टी सीएम को लेकर के क्या कुछ सुगबुगाहट चल रही है और कब तक एक ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शबनम पांडे जी जुड़ गई हैं। शबनम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और भारत समाचार के स्टूडियो में नेता सपा जावेद अहमद जी हमारे साथ हैं। जावेद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी हैं, नेता कांग्रेस। संदीप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रदीप कपूर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। मैं सबसे पहले शबनम मैडम के पास आ रहा हूं। शबनम मैम, होली की हार्दिक शुभकामनाएं, नई सरकार को लेकर के हार्दिक शुभकामनाएं, नए मंत्रिमंडल सरकार के गठन को लेकर के हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए शबनम मैम।
आलोक जी, आपके चैनल के माध्यम से आपको, आपके मीडिया के सभी कर्मी और प्रदेश के जितने भी आपके दर्शक हैं उन सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बधाई के पात्र असल में उत्तर प्रदेश की जनता है, जिन्होंने हम पर विश्वास किया है और हमें पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका दिया है। और इस मौके को हम निश्चित तौर पे पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाएंगे, ताकि जनता के विश्वास पर हर किसी को लगे कि जनता ने जो जागरूकता और जो परिपक्वता दिखाई है वो सही मायने में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए। अब शबनम जी लगे आ तो ये भी बता दीजिए कि जो नए नामों को लेकर के, खास करके सरकार के गठन को लेकर के जो चर्चा चल रही है, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि डिप्टी सीएम को लेकर के नामों की जो चर्चा है, तो पार्टी में क्या कुछ सुगबुगाहट चल रही, जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए। आलोक जी, देखिए, पार्टी से ज्यादा मीडिया में और बाजार में जो अटकलों की बाजार गर्म है, इस पर आप चर्चा कर चुके हैं। और निश्चित तौर पे जो भी नाम तय हो रहे हैं वो शीर्षस्थ नेता के साथ दिल्ली में बैठ के उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी हो, संगठन मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या राजनाथ सिंह जी हो, या हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, सभी लोग बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करने के बाद संगठन में किसे रखना है और सरकार में किसे रखना है, इस पर चर्चा करना है। सवाल ये नहीं कि वरिष्ठ नेताओं की गैलेक्सी है। नेतृत्व आपका जो करेगा उसके बाद जो ऐलान होगा। अभी फिलहाल जो है ये सुगबुगाहट किन किन नामों को लेकर के चल रही, क्योंकि बात करें जातीय समीकरणों को लेकर के, और 2024 भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं। इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के बड़े लोगों में कौतूहल है। देखिए, जिन भी नेताओं को संगठन में या सरकार में जगह मिलेगा वो सम्मानजनक जगह मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी में हर कोई जो भी जिस जगह पे उन्हें काम दिया जाता है वो सम्मानपूर्वक उसे स्वीकार भी करते हैं। और इस बात का मैं आश्वासन देती हूं कि हर क्षेत्र से कोई ना कोई बड़ा लीडर अच्छे पद पे, सम्मानजनक पद पर सरकार में बैठेगा, जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, चाहे वो पूर्वांचल हो, मध्यांचल हो, या पश्चिम एरिया हो, या बुंदेलखंड का एरिया हो, हर जगह से भागीदारी होगी। और जहां तक जाति की ले जाए, सबसे पहली चीज हमारी सरकार में देखी जाएगी कि कौन किस पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से संभाल सकता है, बेहतर तरीके चलिए से कौन किस तरीके से बेहतर कर सकता है, ये एक शीर्ष नेतृत्व पूरा जो अंतिम मोहर लगाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपके पास आऊंगा शबनम जी, मैं जावेद जी के पास जरा आ जाता हूं। जावेद जी, जिस तरीके से जो भी चीज कहा, तमाम सारे सवालों का जवाब दिया शबनम जी ने, कहा कि जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और वो हमें सबको स्वीकार होगा। तो लगातार अब आप लोगों के अभी अगर बात करें मंथन को लेकर, वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी हार जीत को लेकर के ही अभी आपके यहाँ मंथन चल रहा है। आलोक जी, निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल जब पराजित होता है या विजयी होता है तो दोनों स्थितियों में वह समीक्षा अवश्य करता है, मंथन करता है, चिंतन करता है। इसमें कोई अलग सी बात नहीं है और ये होना भी चाहिए। यही हमारे लोकतंत्र की और राजनीतिक दलों की एक बड़ी बात है जी। अब इसके अतिरिक्त जो मंथन होगा उसके बाद पार्टी अपनी आगे की रणनीति तय करेगी और उस पर कार्यकर्ता काम करेंगे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर, और जहां जिसकी जो जैसी आवश्यकता होगी उसकी वैसी भूमिका भी होगी। अब जहां तक मंत्रिमंडल की बात है, अब योगी जी की, तो यह मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार है उनका, वो किसको रखते हैं किसको नहीं रखते हैं। लेकिन ये एक सवाल जरूर बना रहेगा और ये प्रासंगिक है कि क्या योगी 1 की तरह योगी 2 के जो कैबिनेट है वह अधिकार विहीन रहेगी, कुछ ही लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे और जनता के बीच में सरकार नहीं होगी। और जनता के साथ जो कुछ भी हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो आज हालांकि वो विषय नहीं है बहस का, लेकिन निश्चित रूप से अगर सरकार और उनके मंत्रियों के नाम तक अगर उत्तर प्रदेश की जनता नहीं जान पा रही है 2-3 लोगों को छोड़कर, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है जो योगी 1 में हुआ। जी चलिए, योगी 1 जैसा ना हो, यानी कि शबनम जी, जैसा कि अभी जावेद जी ने भी कहा कि आप पद तो दे देते हैं लेकिन अधिकार नहीं देते हैं, लोग बहुत कम लोग जानते हैं, और ऐसे उदाहरण कई बार सामने आए जब विपक्ष ने भी इस मामले को पूरी तरीके से उठाया।
आलोक जी, मुझे तो लगा था अब चुनाव के परिणाम आए, काफी दिन हो गए हैं, तो इनकी हताशा खत्म हो गई होगी, लेकिन वो हताशा इनके बातों से साफ तौर पे नजर आ रही है। देखिए, लोकतंत्र है और जनता के जनमत ही सब कुछ है। अगर जनता ने जनमत दिया है तो हमारे काम पे दिया है, वही है बहन शबनम जी की जनता ने जनमत दिया, पिछली बार भी दिया, इस बार भी दिया, लेकिन जनता के मुद्दों पर तो कहीं चर्चा से आप दूर भागते रहे। चर्चा पे आपने कभी गंभीरता से चिंतन ही नहीं किया, आपके मुद्दे दूसरे थे। वैसी कर्मठता शायद ही आज तक उत्तर प्रदेश के किसी भी मंत्रिमंडल में चला होगा। योगी मंत्रिमंडल में जिस तरीके से सभी मंत्रियों ने, भाजपा के नेता अपने 64 मंत्रियों के पूर्ववर्ती सरकार के नाम नहीं गिना सकते। हर विभाग की योजनाओं को धरातल पर बहुत ईमानदारी और दमदारी से चलाया और अनुशासन का एक बहुत अच्छा परिचय दिया। इससे पहले की सरकारें जो सपा बसपा की हुआ करती थी, तो आप देखते थे कि लगातार नेता कार्यकर्ता दबाव बनाते थे हर जगह, चाहे अस्पताल हो, चाहे थाने हो, चाहे जनता हो, हर कोई त्रस्त था इनसे। आज अगर परिणाम के पहले ये जो सरकार चल रही थी अभी तक अब कार्यवाहक है, इस सरकार में उत्पीड़न नहीं हुआ, किसने सुना? हाथरस में कौन सुन रहा था? उसको तो कलंकित करने का काम चलिए, अब जनादेश आ चुका है। अब थोड़ा आगे की बात करें कि नए नए चेहरों को किनको तवज्जो दी जा सकती है, कौन किनको विभाग मिलेगा और 2024 का अक्स कितना देखा जा सकता है। शबनम जी, मैं आ रहा हूं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर जी भी हैं। शबनम जी आ रहे हैं जरा। प्रदीप कपूर जी, कुल मिलाकर के लगातार डिप्टी सीएम पद को लेकर के इससे पहले भी सवाल उठते रहे और ये बहुत अहम सवाल का जवाब है, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा। लगातार अखिलेश यादव भी कई बार उन्होंने डिप्टी सीएम पद को लेकर के कहा कि स्टूल मंत्री किस तरीके से, इस तरीके की उपाधि लगातार दी गई और सवाल उठता है कई बार कि आप पद दे देते हैं लेकिन जो अधिकार देने चाहिए वो अधिकार नहीं मिले। देखिए, पिछली सरकार में तो ये महसूस हुआ था कि जो मंत्री हैं उन पर कोई अधिकार नहीं है और विधानसभा के सत्र में अपने ही पक्ष के इतने सारे लोग अपनी ही सरकार का विरोध करें, ये भी हम लोगों ने देखा था। तो जाहिर बात है कि एमएलएस की शिकायत थी कि उनका काम नहीं होता है या उनको नहीं सुना जाता है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने कुछ किया होगा, उनको एड्रेस किया होगा। लेकिन इस बार देखिए 22 का चुनाव हो चुका है और 24 का चुनाव सामने है, तो जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, खासतौर से विभागों को छोड़ दीजिए, देखिए विभाग में कौन मंत्री क्या करता है नहीं करता है ये तो पता नहीं, लेकिन जो चेहरे होते हैं, जो नाम होता है, उसमें उसकी जाति और क्या कहते हैं ये जो अपना क्षेत्र का संतुलन बनाने की पूरी कवायद होती है कि कौन सा चेहरा सामने रखा जाए डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए, ताकि उस चेहरे से 2024 में किस तरीके से हमको उसका फ़ायदा मिलेगा। और क्षेत्रों का जो संतुलन बनाने की बात है उसको भी एक बनाने की पूरी कवायद होती है। और जाहिर बात है उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह जी से नंबर 2 के जो सरकार में हैसियत रखने वाले और जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो चिंतन मंथन सभी तरह से चल रहा है और इसमें किसी को कोई शिकायत का मौका क्या होगा, जो कह दिया जाएगा वो मान लिया जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है कि इलेक्शन ही जब मोदी जी के नाम पर हुआ है तो कोई क्या शिकायत करेगा, तो जो नाम होगा वो आ जाएगा। और उसी की कवायद हो रही है कि उसमें बेबी रानी मौर्य एक बहुत नाम उभर के आया है कि जो जाटो भी हैं, महिला भी हैं, और जो मायावती जी का जिस तरीके से वोट बीजेपी में शिफ्ट हुआ है, अब जो बाकी बचा है 12%, उसको किस तरीके से और 2024 के लिए लिया जाए, मजबूत किया जाए, उसके लिए उनके नाम की बहुत चर्चा है। इस पर भी हम बात करेंगे कि जो बीएसपी का जो वोट बैंक है वो किधर गया है और आखिर उस पार्टी को कितना फायदा मिला है, उस पर भी हम बात करेंगे। संदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस। संदीप जी, लगातार हर दल में अब किस तरीके से मंथन चल रहा है, और मंथन आपकी पार्टी में भी चल रहा है, लेकिन आपके यहां तो इस्तीफों का दौर भी चल निकला। देखिए, कोई भी चीज होती है, हार होती है, जीत होती है, तो उसका कोई ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता है जी। और किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। 2019 के चुनाव में राहुल जी ने जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दिया, और उसी जो है प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए हमारे 5 राज्य के जो है अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है। ये अच्छी बात है और आगे हम जो है और मजबूती के साथ काम करेंगे, नई टीम के साथ काम करेंगे। संदीप जी, इस्तीफा देने क्या किसी समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आलोक जी पूरी बात सुनिए, मैंने अभी आधी बात बोली। हमने कहा कि हम आगे भी निष्ठा पूर्वक उसी तरीके से काम करेंगे और जो इस्तीफा जो दिए हैं वो भी हमारी पार्टी में लगे रहेंगे और आगे
किस प्रकार से हमसे जो गलतियां हुई हैं, जो अध्यक्ष रहे जिनकी जिम्मेदारी थी वो क्या नहीं कर पाए और क्या होना चाहिए, वो आगे को मार्ग प्रशस्त करेंगे, पहली बात। और आज हम जिस तरीके से मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, अभी आपको आलोक जी, आप तो जो है बहुत पहले से मैं आपके साथ डिबेट पे रहता हूँ, रहा हूँ दूसरे चैनलों पे, आप जानते हैं। एक मजेदार चीज मैं बताता हूँ। अभी मेरा एक सिपाही मित्र मिला, अच्छा, उसने कहा भैया भी जो है इस्तीफा मुझे देना है और आपकी बात थोड़ा हो जाए तो थोड़ा भाजपा नजदीकी बढ़ जाए, 2-4 मुकदमा जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं सपा विपक्ष वालों पर लगा दूं और फर्जी फंसा दूं, उसके बाद इस्तीफा दे दूंगा, पार्षदी का टिकट मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा तो मैं पार्षद बन जाऊंगा, क्या मतलब है नौकरी करने का। तो जिस तरीके से भाजपा ने एक नया कल्चर शुरू किया है कि ईडी में रहिए राजेश्वर सिंह जी, पहले खूब विपक्ष के नेताओं पर फर्जी ईडी का जो है मुकदमा दायर करिए और आज तक उसमें एक भी प्रूफ नहीं हुआ, सारे लोग बरी हुए हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। असीम अरोड़ जी, अच्छा, अब आपने बता दिया, अब आप मेरी बात सुनिए। आपने अपने मित्र को ये नहीं कहा, हम लोग भी पार्टी अध्यक्षों का जो काम किया कोरोना काल में अजय लल्लू ने, वो काम सब भुला देते हैं और उनसे इस्तीफा भी मांग लेते हैं, आपने नहीं कहा? जी, हम उनको राष्ट्रीय सचिव बनाने वाले हैं। इस्तीफे आप क्या, हमने क्या कहा, जो पार्टी थोड़ी निकाल दिए गए हैं, हो सकता है आ गया, क्या भी मालूम, जो विधायक हार जाता है सांसदी का चुनाव जीतता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर हम लोगों को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो हमारे लिए, हमारे समीक्षा में ये निकल के आता है कि वो फिट नहीं बैठते हैं, हम उनको ऊपर की जिम्मेदारी देंगे, हम उनकी जगह पर और किसी को लाएंगे, तो ये कौन सी बड़ी बात है, हर जगह होता है। अब राहुल जी आप बताइए, इस्तीफा दे दिए, उन्होंने बहुत कुछ किया था, 2009 में सरकार लेके आए थे, हर जगह होता है। अगर मैं बीजेपी की खाली बात करूं तो जीत का जश्न ही नहीं, हार पर मंथन भी उनके वहां शुरू हो जाता है, किस तरीके से आपने देखा भी होगा। ये जी आलोक जी, हाँ उसमें भी आ रहे हैं। इसी तो अभी होली की बधाई हो रही थी तो उत्तर प्रदेश के लोगों को दी गई, पंजाब के लोगों को नहीं दी गई। तो आपके माध्यम से मैं पूरे देश को होली की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सबलम जी, पंजाब भी है, वहां के भी लोगों को बधाई दे दीजिए, भले आप 2 सीटें पाई हो, भले चुनाव हार गई हो, आप वहां का भी जनता का धन्यवाद कर दीजिए। हम 5 राज्य में हारे हैं, हम पूरे देश को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जो कुछ भी आपने साथ दिया, जो कुछ भी आपको लगा, हम अपने मुद्दे के साथ आए, आपने हमें पसंद किया नापसंद किया, लेकिन हम शबनम जी, सबसे पहले तो आप संदीप जी को होली की शुभकामनाएं दे दीजिए, मुझे लगता है। जी, संदीप जी ने अपनी बात रखी है। शबनम जी, नहीं उत्तर प्रदेश का तो मैं हूँ, अब सुनेंगे, शबनम जी को सुनेंगे। जी आलोक जी, मुझे लगता है आलोक जी, संदीप जी सुनने में कहीं कुछ गलती कर गए। मैंने कहा आपके चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को होली की, उसमें पंजाब के साथ साथ कश्मीर भी आता है, उसमें सभी, जहां तक ये चैनल जाता हो वहां के दर्शकों को मैंने कहा है। और संदीप जी भी इसमें आते हैं क्योंकि ये तो पैनल में बैठे ही हुए हैं। अब दूसरी बात, संदीप जी के सिपाही मित्र ने कहा, तो मेरे भी पड़ोसी मुझसे कहने लगे, आजकल तो जब डिबेट देखिए तो ऐसा लगता है विपक्ष खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा कर रहा है। आप लोगों ने ऐसी प्रचंड जीत की है, जनता ने आपका ऐसा साथ दिया, ऐसा विश्वास दिखाया है कि ये लगातार बौखलाहट में बोलते हैं। तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र को मजबूत करने का जो एक चुनाव होता है उस पर आप विश्वास करिए, उसकी सराहना करिए। और भारतीय जनता पार्टी पे आपने विपक्ष की बात की, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष अगर विपक्ष के सवालों का माकूल जवाब देता रहे तो इस तरीके की स्थिति नहीं आएगी। क्यों जावेद जी? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, लोकतंत्र है और सवाल उठेंगे। मैं एक जवाब और देना चाहती हूँ। जी, एक जवाब और देना चाहती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं प्रदीप जी कह रहे थे कि हमने मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा है। निश्चित तौर पे मोदी जी और योगी जी के चेहरे पे हमने चुनाव लड़ा है, एक मजबूत और ईमानदार दमदार नेतृत्व के चेहरे पे। पंजाब में किसके चेहरे पे लड़ा था? इस नेतृत्व को सहारा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ईमानदार मुख्यमंत्री मिला कई दशकों के बाद, इसको जनता ने सराहा है। अगर हम योजनाओं को धरातल पर पारदर्शिता के साथ नहीं उतारे होते तो निश्चित तौर पे जनता इस तरीके की जनमत हमें नहीं देती। जी, संदीप जी ने एक सवाल किया था पंजाब के चेहरे पर। संदीप जी, आपने उत्तर प्रदेश में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा था, ये भी बता दीजिए और फिर अगला सवाल भी ले लीजिएगा। जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी नेता जो है प्रियंका गांधी थी और वो अगुवाई कर रही थी। और हमारे जो किसी भी पार्टी का अगुवाई कर रही थी, लेकिन सीएम के नाम को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। बिल्कुल कोई चेहरा नहीं था,
और किसी राज्य में नहीं था, सिर्फ पंजाब को छोड़कर जहां पर हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसके अलावा किसी राज्य में चेहरा नहीं था। डर रहे थे, इन्हें मालूम था कि ये तो राजनीतिक जमीन महिलाओं के कंधों पे सवाल अभी ईमानदारी की बात की थी, पाना चाहते थे। थोड़ा सबनम जी, आप सत्ता पक्ष में इतना अहंकार भी अच्छा नहीं है, वैसे भी आपको जीत मिल गई है, लेकिन सवाल तो सुन लीजिए। देखिए, आपने कहा कि योगी जी बड़े ईमानदार हैं, बिल्कुल इतने ईमानदार हैं कि एमएससी करने के बाद सीधे गुरु गोरखनाथ धाम में चले आते हैं अपने चाचा जी के पास। क्या करने? गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने। पहला आदमी हमने देखा कि एमएससी करने के बाद गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करते करते मठाधीश बन जाता है और ईमानदार है। वाह रे वाह, ईमानदारी! कैसी ईमानदारी है भाई, ऐसी ईमानदारी से बख्शिए जी। अगर आप इसको ईमानदारी कहते हैं तो मुझे आपकी समझ पे और आपके सवालों पर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। आप एक जनसेवक के रूप में बात करिए, आप महंगाई की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, और अब आप एक चुने हुए नेता कोई आप किस तरीके से सवाल उठते हैं, मुझे इस पर भी कहीं ना कहीं अब सोच पर सवाल उठता है। जी, इस सवाल का जवाब देने में चाहिए, ठीक है? आप मेरी सवाल उठा सकते हैं, मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी के पास आऊंगा, बहुत अहम सवाल का जवाब दूंगा। प्रदीप जी, जिस तरीके से संदीप जी ने सवाल उठाया, सवाल ये कि आप जनप्रतिनिधि के तौर पर किस तरीके से सवाल उठाए, क्या मुद्दे कम पड़ गए क्या जो आप इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं? प्रदीप जी, सवाल के जवाब में आपने देखिए, आज का डिबेट आपने जो है वो सरकार के गठन और मंत्रिमंडल के पर है, तो उसी पे केंद्रित रखिए तो ज्यादा बेहतर है जी। और इस तरीके के मुद्दे उठाना, आप कांग्रेस के पास अपने मुद्दे कम है, ऐसे में तो सवाल ये उठता है सीधे इस तौर वक्त पर कांग्रेस को जरूरत है अपना संगठन मजबूत करने की और अपना विश्वास जनता में पुनः प्राप्त करने की। जो मेहनत प्रियंका गांधी ने की, उनका हमने रोड शो भी देखा, उनकी मीटिंग भी देखी, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाया। उसको एक नए तरीके से जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी 2024 के लिए। तो कांग्रेस की चिंता अपना संगठन मजबूत और अपने को किस तरीके से वोटों को लिया जाए, उस पर चिंता करनी चाहिए। जी बिल्कुल, कांग्रेस को वाकई में किस तरीके से अपना संगठन मजबूत करना, और संगठन के मामले ज्यादा तो कांग्रेस ने पंजाब में जाके उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए जो टिप्पणी की, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि उत्तर प्रदेश को वो कैसे द्वयम दर्जे पे मानती हैं। चलिए, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने भी उन्हें चलिए, मैं जावेद जी के पास आ रहा हूँ। जी संदीप जी, अपनी बात रखिए जल्दी से। जी, अभी आपने कहा कि वहां पर जो है पंजाब के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की 2012 जगह अंकलेश्वर के पास, रोडवेज बस अड्डे के पास, गुजरात में मोदी जी का भाषण उठाकर देख लीजिए, इसी तरह की टिप्पणी उन्होंने की है। आप करिए तो रास ढीला, दूसरा कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री कर दे तो करेक्टर ढीला, क्या बात है? मैं जगह बता रहा हूं, 2012 के चुनाव में बड़ी विडंबना है, शायद जनहित से जुड़े आप लोग मुद्दे उठाएं तो जनता शायद आपको सिराकों पर बैठा ले। और अगर इस तरीके की अगर रहेगी आपकी सोच और मुद्दे, तो शायद जो क्षेत्रीय पार्टी जो है उनसे भी आपका जनाधार कम हुआ है। तो ये वाकई में चीज अब आने वाले समय में इसके और भी घोर परिणाम सामने आ सकते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। जावेद जी, लगातार हार पर मंथन चल रहा है, लेकिन अभी भी आप लोग स्वीकार नहीं रहे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी किस तरीके से बात करें तो सवाल उठाए अभी बैलेट पेपर को लेकर के। नहीं आलोक जी, निश्चित रूप से जो सवाल खड़े होते हैं, जो सामने आता है जी, उस पर आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ कहा और लिखा भी गया है। जो सवाल आएंगे, जो विषय आएगा, तो उस पर तो राजनेता टिप्पणी करेंगे, वो कोई हम नहीं कर रहे। क्या जब ईवीएम इस देश के अंदर आई थी तो लाल कृष्ण अडवाणी जी ने विरोध किया और एक पुस्तक भी लिख दी गई थी? तो ये कोई ना कहे। देखिए, प्रश्न का उत्तर तो है, और उस उत्तर, अब वो ठीक है, एक विजय हुई है, और विजय का कोई एक कारण भी नहीं होता है, और पराजय का भी कोई एक मात्र या एक कारण नहीं होता, अनेक कारण होते हैं। उस पर मंथन समाजवादी पार्टी कर रही है और करती रहेगी, और उसी के आधार पर वो भविष्य की रणनीति तय करेगी। जहां तक सवाल मुद्दों का है, मुद्दे न कल जो हमारे थे वो मुद्दे आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अगर सरकार कुशासन देने का काम करेगी, सरकार अन्याय उत्पीड़न का काम करेगी, महंगाई और बेरोजगारी का सवाल है, इस उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से देश का आधा कुपोषण है, ये एक ही नहीं, तमाम मुद्दे हैं जो कल भी थे और आज भी हैं। उस समाजवादी पार्टी को जनता ने जो जनादेश दिया है कि हम विपक्ष में बैठकर सदन से लेकर और बाहर तक, सड़क तक, हम सरकार की गलत नीतियों का, सरकार की जन विरोधी नीतियों का और जन सरोकार से हटकर उसकी कार्यशैली का
बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए हम उसका विरोध करेंगे। जी शबनम जी, विपक्ष अब पूरी तरीके से साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन जीत हार को लेकर के साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में डिप्टी सीएम की हार को लेकर भी आप लोग भी बात रख सकते हैं फिर अपनी ईवीएम को लेकर के। जी शबनम जी, देखिए आलोक जी, जिस तरीके की अखिलेश जी बार बार टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें ध्यान रहना चाहिए कि उन्हीं को समर्थन देने वाले उनके गठबंधन में ओपी राजभर जी ने मीडिया में साफ तौर पे इस बात को कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद ही हमें पता चल गया था कि हम हार जाएंगे। तो इस तरीके का आकलन वो खुद ब खुद कर चुके थे, और जब उनका करहल का चुनाव था, साफ तौर पे दिख रहा था पूरे परिवार को, खासकर नेताजी को लाके जिस तरीके से उन्होंने खड़ा किया, उनके चेहरा बता रहा था कि ये चुनाव हारने जा रहे हैं। और तो क्या अखिलेश जी हार गए? क्या अखिलेश जी हार गए? चेहरा बता रहा था, चेहरा तो योगी जी का भी बता रहा था कि किस हताशा और निराशा में थे कि भारतीय जनता पार्टी की 400 को उतारा गया। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात से पूरी टीमें शहर शहर पड़ी थी, होटलों में जगह नहीं थी। तो हताशा तो अगर आपकी सरकार ने काम किया तो इतनी निराशा क्यों थी? क्यों इतने कार्यकर्ताओं को आपको बुलाना पड़ा? आप किस तरीके का हमला कर रहे थे? न 2017 के अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र पर आप बात करने को तैयार थे, न 2022 पे जो आपने अपना संकल्प पत्र जारी किया उस पर चर्चा कर रहे थे। आप क्यों सतही मुद्दों पर आप जो है आप किस तरीके से गलत रणनीति पर चलते हुए, देश को विभाजित करने की रणनीति पर चलते हुए आप इस चुनाव को लड़ने का काम कर रहे थे? तो हताशा तो आपके अंदर थी, समाजवादियों के अंदर नहीं थी, हमारे अंदर नहीं थी। हम कल भी पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ आज से लड़ रहे थे और कल भी लड़ेंगे। जनता ने 200 के आंकड़े भी इन्हें छूने नहीं दिया। तो इससे साफ तौर पे समझ लेना चाहिए कि जनता को बर्बाद नहीं कर सकते। जनता आज बहुत परिपक्व है। चलिए, जनता ने तो अपना जनादेश सुना दिया। मैं एक बार संदीप जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं प्रदीप जी के पास आऊंगा। प्रदीप जी, जब मैं डिप्टी सीएम पद को लेकर के बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात प्राथमिकता इस तौर पर है कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व की भी, कि जातीय समीकरण संतुलन बनाए रखना है, और 2024 भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये सामंजस्य बिठाना कहीं ना कहीं ये एक बड़ी प्राथमिकता के तौर पर है। जी हाँ, बहुत बड़ी जरूरत है ये, क्योंकि 2022 का चुनाव हो चुका है और उससे क्या रिफ्लेक्शन आया, और साथ में 2024 का इलेक्शन बहुत नज़दीक में है, तो उसको किस तरीके से साधना है। तो मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम के चेहरे, मैं चेहरे कह रहा हूँ, चेहरे और उनकी जात वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि किस तरीके से। अभी आपने देखा होगा कि पिछली बार अरविंद शर्मा जी को प्रधानमंत्री जी ने जो है खास तौर से एक मिशन पे यहाँ उत्तर प्रदेश में भेजा था। उस ज़माने में भी चर्चा हुई थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की, तब नहीं बन पाए थे। हो सकता है कि इस मंत्रिमंडल में शायद वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो चर्चाएं तो बहुत से नामों की हैं। जो पुराने डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको हटा के संगठन में भेज दिया जाए, नए चेहरों को लाया जाए। अब यही सवाल तो मैं बार बार शबनम जी से कर रहा हूं कि डिप्टी सीएम पद को लेकर के कौन कौन से नाम है, मंथन चल रहा होगा, कुछ अपनी सेल्फ एनालिसिस भी आपकी होगी, दर्शक जानना चाह रहे हैं। शबनम जी, कुछ तो बताइए। देखिए, मैं साफ तौर पे कहती हूँ, बार बार लोग कहते हैं चेहरे पर चुनाव। हम चेहरे पे नहीं, काम पर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि हमारा हर चेहरा ईमानदार और दमदार है, और हम हर चेहरे को संगठन से लेकर सरकार में यथोचित सम्मान के साथ जगह देते हैं। और चाहे डिप्टी सीएम बनने का हो, या कैबिनेट मंत्री बनने का हो, या राज्य मंत्री, स्वतंत्र भार या राज्य मंत्री बनना हो, हर किसी के काम को आंका जाता है, हर किसी के काबिलियत को आंका जाता है, और काबिल नेताओं की हमारे पास एक बड़ी टीम है। किसी को भी कोई स्थान दिया जा सकता है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारे सरकार की है कि हम जो काम करें, हमने जो काम किया है उसको किस तरीके से विस्तार दें, और किस तरीके से नई योजनाओं को धरातल पर उतारकर जनता को फिर से लाभान्वित करें। और चलिए, जो योजनाएं हैं, सीधी सी बात, मैं बहुत एक लाइन में कह देता हूं कि जो योजनाएं हैं उनका जो लाभ है वो आम जनता तक पहुंचे, जिनके लिए जो योजनाएं। एक सवाल का जवाब दीजिए शबनम जी, बहुत बेबाकी से। जब हम डिप्टी सीएम पद को लेकर के बात कर रहे हैं, तो आप अपने सहयोगी दलों को फिर कैसे खुश करेंगी? संजय निषाद, उनकी अपनी अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने कहा अगर मैं मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री मुझे बनाया जाता तो मेरा समाज खुश होगा। अपनी इच्छा जाहिर की है। साथ में अपना दल भी है। जी, अपना दल भी है।
देखिए, जब गठबंधन होता है तो कुछ बिंदुओं पे गठबंधन होता है जिसमें समझौता होता है दोनों पार्टियों के बीच में, और उसी के अंतर्गत गठबंधन होता है। तो जो भी गठबंधन में बिंदु रखे गए होंगे उनको पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी निभाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को पूर्ण बहुमत के बावजूद भी, चाहे केंद्र में देखें या राज्य में देखें, ईमानदारी के साथ निभाती है। तो निषाद पार्टी और अपना दल को भी अब जो भी बिंदु के अंतर्गत उनका हमारा गठबंधन हुआ था उन्हें संतुष्ट किया जाएगा। अगर उन्हें किसी पद की अभिलाषा होगी तो उसको भी सरकार के विकास रथ के साथ जोड़ने के लिए पैसा से भी देंगे, 100-200 करोड़ रुपए दे देंगे। जी संदीप जी आप कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं? जी देखिए, शबनम जी ने 3-4 बातें कही। शबनम जी के लिए, शबनम जी को बधाई दे रहा हूँ, और पहले कह दे रहा हूँ, बुरा मत मानिए, बोलिए। शबनम जी, आपको बधाई हो। मुझे पता चला है कि आप सवर्ण आयोग की चेयरमैन बनाई जा रही हैं। सवर्ण आयोग की चेयरमैन बनने की आपको ढेर सारी बधाई, और आप इसी तरह लगातार डिबेट करते रहिए। संदीप त्रिपाठी, देखिए, मैं एक सामान्य सी कार्यकर्ता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपने पार्टी की सेवा करके और जनता की सेवा करके। मुझे चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन या किसी अन्य पद का लोभ नहीं है। भी सीखिए, और कितने संगठन जहाँ जगह देगी वहाँ मैं रहूंगी। आप लोग लोकतंत्र की कैसे हत्या करते हैं, यही उदाहरण है। आप किसी को सुनना नहीं चाहते। चलिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है, जरा बताएं। जी, कर रही है, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, बताएं। जनता जानना चाह रही है, अध्यक्ष की जनता। जी, जो मैं अपनी बात रख रहा हूँ, लोकतंत्र के ये तो बहुत बड़ी खबर है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस अपना पक्ष रखने जा रही है, और संदीप जी अपनी बात रखने जा रहे हैं। मैं मौका दे रहा हूँ, चलिए संदीप जी अपनी बात रखिए। जी, लोकतंत्र की अगर पक्ष की बात कर रहे हैं तो मैं वही शुरुआत कर देता हूँ। शबनम जी को बधाई के बाद और एक बात आगे रखना चाहता हूँ, वो रखूंगा। देखिए, अगर आप ये कहते हैं लोकतंत्र के लिए, तो आप यही चुनाव का उदाहरण देख लीजिए। 60 चरण में चुनाव हुए। प्रियंका जी ने, हमारे और शीर्ष नेताओं ने कितनी सभाएं की, कितनी मीटिंग की। आप एक जगह बता दीजिए जहां हमने धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट मांगा, आप बताइए। और ये घोर राष्ट्रवादी लोग, कितने बड़े कथित राष्ट्रवादी हैं, जाति के नाम पे तो देश को पहले ही बांट चुके हैं। शबनम मैम, आप जरा शबनम जी सुनेंगे, जरा संदीप जी की बात सुन लेंगे, फिर मैं उसका जवाब लेता हूँ आपसे। देखिए, कांग्रेस कहना क्या चाह रही है। आपने तुष्टीकरण की राजनीति धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे पहले ही की है। 4 दिन आप बनाना ये चाह रही है। मैं आपको आयोग का अध्यक्ष बना दिया, उसमें भी आप नहीं खुश है। सुनिए, आप लोकतंत्र की बात कर रहे थे आलोक जी। आप देखिए, आप तो मुझे कुछ भी बना दीजिए, मैं पहले से जहाँ अच्छा लगता है। शबनम जी सुन लेते हैं संदीप जी की बात। राजनीति करने नहीं आई, मैं जहाँ हूँ संतुष्ट हूँ, और मेरी पार्टी संगठन से लेके कहीं भी मुझे रखता है, मैं वहीं पे प्रसन्न हूँ। चलिए संदीप जी, लेकिन शबनम जी कहना चाह रही वो यही है कि आपने उन्हें अग्रिम पद की बधाई दे दी, लेकिन वो जिस रूप में है वो काफी खुश हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और संगठन, और आपको एक अंदर खाने से खबर निकाल के ले आए। सच्चा सिपाही समझकर संगठन को मजबूत करने का काम करता है, ना कि पार्टी में रह के पद के लोग से काम करता है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी आज धरातल पर पहुंच गई है, पाताल में पहुंच गई है, क्योंकि शकुंतला मिश्रा को लखनऊ में जो छेड़छाड़ के बाद धकेल दिया जाता है, क्यों? केवल मंत्री पद चाहते थे, जनता का जनता की तिजोरी भरने आए हैं, जनता की सेवा करने चुनाव आए में हैं। मुझे लगता है कि आप जो सवाल की बेटी से अभी जवाब मांग रहे हैं, ये चुनाव में आप जनता के बीच जाते हैं, इन बातों को रखते हैं, तो शायद बेहतर होता, कुछ अच्छा असर भी आता। जी, जावेद जी, कुल मिलाकर के सर आ रहा हूँ। अब संदीप जी, मुझे और भी मेहमानों से जरा उनकी टिप्पणी लेनी है। शबनम मैम, आ रहा हूँ। शबनम जी सुनिए। जावेद जी, कुल मिलाकर के अगर आप बात करें समाजवादी पार्टी के साथ साथ और गठबंधन को लेकर के 2024 के लिए अब आप लोग किस तरीके से तैयार और जनता के बीच जाएंगे? जी, जावेद जी को सुनेंगे। जी, ठीक है, आ रहा हूँ संदीप जी, मैंने आपको बहुत मौका दिया, आप जरा जावेद जी की भी सुनेंगे, फिर मैं आऊंगा। ठीक है जी। देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से पार्टी लोकसभा चुनाव की भी तैयारी करेगी, संगठन को भी मजबूत करने का काम करेगी, और जो जनता के मुद्दे हैं उस पर सीधे सीधे संघर्ष भी करना है और सरकार को विवश करना है। यही तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अस्त्र है कि विपक्ष क्या करेगा। विपक्ष को जनता ने जनादेश दिया है कि जहां पर सरकार
गलत करेगी वहां पर विपक्ष सवाल खड़ा करेगा और उन सवालों को लेकर वो संघर्ष करेगा। यही विपक्षी दल की बड़ी एक भूमिका होती है। इस भूमिका के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से न्याय करने का काम करेगी और यही जब काम कोई पार्टी करती है, कोई राजनेता करता है, तो उसका विश्वास और भरोसा जनता में निश्चित रूप से स्थापित होता है या पुनर्स्थापित होता है और जनता जो है अपने सवालों के साथ लोकतंत्र में मत रूपी अपने अस्त्र का उपयोग करती है। तो वो भूमिका रहेगी, उस भूमिका से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हर राजनीतिक दल के अपने दावे होते हैं, हर राजनीतिक दल की अपनी रणनीति होती है। और जो अभी मंत्रिमंडल की बात चल रही थी, डिबेट उसी पर है। मैंने पहले भी एक सवाल उठाया था कि योगी जी की जो पहली सरकार थी, सरकार तो सबकी होती है, वो भाजपा की नहीं है। हमको विपक्ष में बैठने के बाद भी वो सरकार हमारी भी है, वो पूरे प्रदेश की सरकार है। उस सरकार की भूमिका अपने ही मंत्रियों के साथ जब अन्यायपूर्ण रही, प्रदीप जी ने कहा, वो हम सब ने देखा, अपने ही विधायकों के साथ अन्यायपूर्ण रही है, तो न्याय जनता को कैसे मिल पाया होगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और भविष्य में भी जिन जातियों की आप बात कर रहे हैं, आप अगर जो समीकरण बनाने की बात है, अगर मंत्रियों से अगर वोट मिल जाता तो आप बताइए क्या क्या नहीं हो जाता। आपने मंत्रियों की जात के आधार पर आपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया, लेकिन उसी के समाज को आपने पिछड़े वर्ग का हो, अनुसूचित जात का हो या जनजात का हो, आपने सहायक शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का अधिकार मार दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को आपने ठुकरा दिया। लिटरल एंट्री के नाम पर प्रशासनिक सेवा में आपने इन्हीं दलित और पिछड़ों के तो अधिकार को कुचलने की बात की। चाहे वो निर्धन कोटे का सवर्ण हो, आपका मंत्री हड़प ले जाता है वो कोटा। तो ये जो चीजें हैं, ये इनका विरोध कल भी हुआ है, आज भी होगा और कल भी होगा। तो केवल मंत्री बना देने से समाज का भला नहीं होने जा रहा है। समाज के लिए योजनाएं होनी चाहिए, उनके अच्छा जावेद जी, आपने तमाम सारी योजनाएं गिना दी और आपने जनता का भी जनहित की बात की। एक सवाल का जवाब जरा दे दीजिए, इसी सवाल से जुड़ा हुआ है। आपने बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन आप तो ब्रह्मास्त्र ले आए थे अपने यहां स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के। उन्होंने कहा कि वो जिस पार्टी में रहते वहीं सरकार बनती है। देखिए, ये स्वामी प्रसाद जी का अपना बयान। अच्छा, ठीक है। नहीं, देखिए, इस तरीके के बहुत से बयान चुनाव के समय, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम स्लेजिंग करती है और विरोधी को परास्त करने का काम करती है, तो ये भी राजनीति में एक चलन किसने पैदा किया? अगर आपने 50 लाख की गर्लफ्रेंड से शुरू किया था और देश की राजनीति 13 से और आज कहां पर खड़ी की, तो क्या विपक्षी दल जो है मुंह बंद करके मौन धारण करके बैठेंगे? अगर कोई सवाल खड़ा करेगा, कोई इस तरीके की भाषा का उपयोग करेगा, तो निश्चित रूप से सामने वाला भी करेगा। और एक चीज समझ लीजिए आलोक जी, कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता हो, उसने भाषाई मर्यादा को बरकरार रखने, बिल्कुल मैं भाषा की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपने बड़ा बयान की बात कर रहे थे। सुनूंगा प्रदीप जी को, सुनूंगा फिर मैं आऊंगा राजनीतिक दलों के पास। ठीक है शबनम जी, मैं आ रहा हूं, पहले प्रदीप जी को सुन लेंगे। जी प्रदीप जी, मौसम वैज्ञानिक होते हैं कि जो दल बदलते रहते हैं चुनाव के आसपास, उनको मालूम होता है कि कौन सा चुनाव जो है वो कौन सा दल जीतने जा रहा है, तो वहां चल देते हैं। लेकिन इस बार ये मौसम वैज्ञानिक फेल हो गए, मात खा गए, वो नहीं समझ पाए। जी, तो हर चुनाव में हम लोग देखते हैं कि मौसम वैज्ञानिक होते हैं। अच्छा, कुछ लोग राजनीतिक दलों से जो टिकट लेते हैं, उसमें मेरा ये कहना है कि अगर घर से चले ये सोच के कि फिल्म देखनी है, 2 शो हाउसफुल मिले और जहां तीसरे में टिकट मिला तो ले लिया, तो इसी तरह से राजनीतिक दलों से टिकट भी ले लेते हैं लोग बाग। जी चलिए, अरे फिल्म की बात चली तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने भी कहा द कश्मीर फाइल्स फिल्म सबको देखनी चाहिए, और कई राज्यों में तो ये टैक्स फ्री भी कर दी गई है फिर, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। और कई राज्यों ने तो इसको छुट्टी भी दी है आधे दिन की, बस उनको अगले दिन टिकट दिखाना होगा जाकर के, क्योंकि ऐसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर के फिल्म बनी है। खैर, हमारा मुद्दा था जिस तरीके से राजनीतिक दलों को लेकर के और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के। बस मैं शबनम जी से एक टिप्पणी ले लूं इसको लेकर के, फिर मैं संदीप जी आप ही के पास आ रहा हूं। जी शबनम जी। देखिए, अभी जावेद जी बहुत अच्छी तरीके से विपक्ष का धर्म बता रहे थे, लेकिन पिछले जो हमारा 5 साल रहा उसमें विपक्ष धर्म में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या किया कि वैक्सीन आया कोविड का तो कहते हैं ये भाजपा का कोविड वैक्सीन है, इसको मत लगाइए।
क्या केंद्र विपक्ष का सरकार ने काम है शपथ पत्र बरगलाना क्या और दिया गलत है, बयानबाजी बहन जी, बता करना? दीजिए। जब चुनाव जिस आया वैक्सीन तो कहने को, लगे हम 400 उस सीट वैक्सीन को जीतेंगे बनाया और किसने? जहां आप हारने दावा कर लगे रहे हो कि तो हमने कहते बनाया। ईवीएम इस देश में क्या वैक्सीनें नहीं लगी हैं? आपके भी हाथ में वैक्सीन लगी होगी, लेकिन इस तरीके का किसी ने कुप्रचार नहीं किया। हमने बना दी और आप सरकार, आपकी सरकार जो है देश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि हमने वैक्सीन और आप खरीदी, क्या हमने कहते एक हैं? पैसा अभी देखिए खर्च नहीं किया। 36 ये विधान वैक्सीन परिषद कंपनियों का ने चुनाव बनाई। होना है। फोन आप किया देखिएगा किस और आप कहोगे तरीके कि से हमने हमारे बनाई है। 36 विधान अखिलेश जी परिषद का क्या कहना था में जीत कि कर देश के सदस्य एक-एक आएंगे। व्यक्ति को तो जब वैक्सीन आप लग अगर जाएगी, देखें तो अंतिम व्यक्ति के अनुशासन रूप हो, में वैक्सीन जिम्मेदारी लगवाऊंगा। हो, ये ईमानदारी वैक्सीन हो, आपने कहाँ तो वो बनाई थी? भारतीय जनता पार्टी में किस आपको देखने को प्रयोगशाला में मिलेगा। आपने और इसका शोध विपक्ष किया था? को बताइए इन जरा। 5 और सालों में सुप्रीम ये कोर्ट में ईमानदारी आपने सीखना हलफनामा क्या पड़ेगा दिया? कि अगर सरकार मजबूती से काम करती है तो सरकार का पीठ थपथपाना भी विपक्ष का काम है। अरे जब थपथपाने वाला काम करेंगे तब थपथपाएंगे। जब आप उत्पीड़न अन्याय करेंगे, फर्जी आंकड़े देंगे, बेरोजगारों पर लाठियां चलाएंगे। जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर कोई अपने विपक्ष अपनी अगर मानसिकता ही सेट कर ले, इसी का तो सवाल उठना भी फिर लाजमी है। लेकिन आज की प्रदीप जी देखिए बात किस तरीके से, आज 12 से 14 साल के बच्चों को किस तरीके से आज जब डोज भी उनके भी डोज भी लगने लगे, आज मुख्यमंत्री ने सिविल अस्पताल गए, वहां पर निरीक्षण भी किया। ये चीजें भी कहीं ना कहीं सामने सार्थक चीजें आनी चाहिए। नहीं अच्छा है ये तो, बिल्कुल मतलब समाज के हर व्यक्ति को हर आयु में जो वैक्सीन लगे ये सरकार का काम होता है। और हम लोगों को भी बचपन में जो है अभी भी दाग लगे हुए हैं, वो सब टीके लगे हुए थे और वो सब फ्री में ही हुए थे। बिल्कुल कह भी सकते हैं सर्टिफिकेट मिला था अगर ये प्रदीप दाग जी। है तो दाग अच्छे हैं। प्रदीप जी क्या आपको उस समय के सरकार का सर्टिफिकेट मिला था फोटो लगा के? तक सबनम जी ये बता दीजिए। फ्री लगी है, आपके किसी ने दर्शकों को। प्रचार चलिए नहीं किया। बात तो लगी है। आप लोगों को आपके हाथ में बनाना चाहिए ना, ये मेरे बहुत हाथ बड़ी बात में हो चुका है। है। मैं तो बराबर कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा लेकिन आगे की बात कर रहा हूं, हम बात होना चाहिए। क्या ये सवाल ये चुनावी फेज के मुद्दे थे, ये बहुत मुद्दे उठे, बहुत मुद्दे उठे। संदीप जी ये मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा सार्थक बहस करूं, आगे की बात करूं, क्योंकि अब जनादेश आ चुका है। चुनाव के दौरान ये सब मुद्दे बहुत सारे उठे, अब थोड़ा सा आगे की बात करें तो फिलहाल अब आपकी पार्टी में आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी फिलहाल, और आप लोग अब क्या कुछ सीख रहे, इस हार से क्या सीखा? जी देखिए, इस हार से बहुत कुछ सीखने को मिला और लगभग 32 वर्ष से हम उत्तर प्रदेश में नहीं है। उसके बाद उस बीच में हम सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे और जिस तरीके से आपकी बार एक चीज बहुत अच्छी चीज हुई, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर हम 1000 और 2000 के अंतर से हारे हैं। बहुत जगह पर हम एकदम वोट नहीं पाए, 500 600 पाए और 403 सीट में से 2 सीट को छोड़ के 401 सीट पर हर जगह हमारे प्रत्याशी लड़े। जहां विपक्ष के नेता कहते थे कि हमें प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, फिर कह रहे थे महिला प्रत्याशी नहीं मिलेंगी, वो सब कुछ हमने करके दिखाया। इस ध्रुवीकरण की राजनीति में हमने अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। सब लोग सुनिए, ये बताइए, ये गर्व की बात होती है। वही सुन लीजिए जरा, देखिए नहीं तो फिर वो महिला सशक्तिकरण का फिर उदाहरण देंगे, बात करेंगे। चलिए संदीप जी अपनी बात रखिए, मैं पूरी आप बात रखिए जी। जैसे भी आपने कहा कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी, तो हमने जो मुद्दे उठाए थे हम उस मुद्दे को कंटिन्यू रखेंगे और जो सवाल पहले थे वो आज भी हैं। हम आज भी इनसे पूछेंगे कि 100 स्मार्ट सिटी आपने कहा था वो कहां गए। तरीका ही नहीं, इतना मैं हाथ जोड़ रहा हूं तब भी नहीं समझ में आ रहा है, बड़ी बहन कर रहा हूं तब भी नहीं समझ में आ रहा है। बैठा लेते उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता आप पार्टी रहेंगी की यही, सिपाही मैंने हूँ। बताया ना, सवन आयोग तक पहुंचाया, लेकिन आप जान लीजिए यही रहेंगी, इटली से नहीं यही आई हूँ, रहेंगी। इसलिए क्षमता उत्तर आपकी प्रदेश यही की है, हूँ। इसके ऊपर आप जा भी नहीं पाएंगी। सुनिए आप, देखिए आलोक जी, जिस मंत्रिमंडल की हम बात कर रहे हैं, मैं सरकार से, भाजपा से नहीं, सरकार से ये मांग करूंगा। आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, मैं क्या बार-बार आलोक जी, पूछ अच्छा रही शबनम हूँ। जी मेरे आपने कहने से नहीं, इतनी एक भाई महिलाओं जो को है टिकट संदीप जी दिलाया, आपको कितनी बहन बोल महिलाओं रहे हैं को तो जिताया। एक भाई की दरकार तो सुनिए, उनकी बात तो सुन लीजिए अपने भाई की। जी बोलिए संदीप आलोक जी। उत्तर प्रदेश की सरकार से बोले मैं मांग करता हूँ। मेरा एक ही प्रश्न था, कितनी महिलाएं जिताए? अरे 2 में से 1 जीती है ना, 50% महिला हमारे यहाँ जीती है, और कुछ जानना है? 50% महिला जीती है और कुछ जानना है?
आंकड़े जानना है तो इसीलिए जान कह रही हूँ लीजिए। ना, लड़की अब सुनिए, लड़का देखिए मैं तो पिछले मुद्दे और नहीं करना चाह रहा हूं उस पर महिलाओं को चर्चा हताश कि किया। पोस्टर गर्ल से फिलहाल गायब हो गई प्रत्याशी किस तरीके से, वो सब मेरे मुद्दे अरे नहीं है। आप संदीप जी दूसरा बना एक लेते अहम हैं, सवाल का हमारे जवाब लिए दे दीजिए। उधार आपके लेते यहाँ हैं, शीर्ष अपना नेतृत्व पार्टी में, खाने सुनिए नहीं चाहिए। आपने कहा ना मेरे हार पे मंथन चल रहा, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब बहन से सवाल नहीं पूछे, अब आप एंकर से सवाल कर रहा है आपसे। अब एंकर का सवाल ये, आपके यहाँ शीर्ष नेतृत्व पर मंथन चल रहा है, किस तरीके से अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, मेरा उस पर भी नहीं पूछ चुके, आपने जवाब दे दिया। अब मेरा सवाल यह है कि जब शीर्ष नेतृत्व सवाल उठाता है तो किस तरीके से उसको जवाब दिया जाता है। आप ही की पार्टी में किस तरीके से वो लोग हैं, जैसे कि सलमान खुर्शीद ने किस तरीके से कई बार सवाल उठाया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरीके से जवाब दे दिया कि वो अच्छे नेता नहीं हो सकते, वक्ता हो सकते लेकिन अच्छे नेता नहीं हो सकते। तो आपके यहाँ अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे बहुत हैं। घमासान चल रहा है। हाँ घमासान, और ये मानने के लिए तैयार नहीं। इस देखिए वक्त जो वरिष्ठ है, पत्रकार ने भी सवाल देखिए यही इस वक्त किया। जी, कांग्रेस बिल्कुल। में मैं जो जवाब दे दूं? G20 है, हाँ। G23 जी, वो जी। एक ग्रुप जो है 23 गांधी फैमिली में हमला कर रहा है जी। ना। उधर जो है G23 के जो नेता हैं उन पर जो है सवाल जवाब चल रहा जी। है, उनके तमाम इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो इस वक्त और ये देश की कांग्रेस में सबसे बड़ी पार्टी को लेकर जी, के मैं जवाब जनाधार देता किस तरीके से प्रदीप जी, कम मैं होता बहुत जा रहा है गंभीरता क्षेत्रीय से दलों से जवाब भी। देता हूं बहुत और अहम शांति सवाल से है, सुनता जवाब हूं, दीजिए। शांति चलिए से जवाब देता संदीप हूं, जी किसी अब सुनिए, मुद्दे हाँ को अब आप छोड़ता जवाब नहीं दीजिए, अब हूं, कोई ये नहीं मेरी बोलेगा। आदत है। ठीक है जी देखिए अभी आपने सवाल उठाया G23 की बात की, कांग्रेस के जो है घमासान की बात की, बिल्कुल घमासान है। और एक हार 100 सवाल पैदा करती है और एक जीत जो है 100 सवाल खत्म करती है। हम हारे हैं, 100 सवाल उठेंगे, बिल्कुल सही है। हमारे अंदर घमासान मचा है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ आवाज सुनी जा रही है। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि पंजाब हार गए तो उसकी कौन जिम्मेदार होगा। आज तक भाजपा में आपने पूछा नहीं कि या सवाल हुआ नहीं हुआ। भाजपा उत्तर प्रदेश में 50 सीटें कम हो गई, उसमें कोई सवाल हुआ नहीं। भाई उत्तराखंड आप में 10 घूम सीटें फिर घट के गई। भाजपा इसकी अच्छा से सुनिए, आगे अब आपने बढ़ सवाल रही किया है। ना, तो सुनिए अब भाजपा संदीप की जी तरह सवाल लोकतांत्रिक इसलिए नहीं व्यवस्था किया, आपने कहा आपने रखिए। भाजपा से एक नहीं पूछा, परिवार तो के सवाल इसलिए नहीं बंधुआ पूछा मजदूर मत क्योंकि बनिए। बीजेपी नहीं, आपकी 24/7 चुनावी हमने मूड में सबकी रहती है। बात की, ये नहीं कि चर्चा खाली होनी जीत का चाहिए। जश्न मनाया। आपने देखा जनादेश आया 5 राज्यों को, उसके अगले दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात चले गए, वहां पर 2 दिन के दौरे पर रहे। इसलिए सवाल नहीं पूछा क्योंकि जी, उनका जी, मंथन जारी अब है। आलोक जी इनसे हाँ, कहिए, ठीक है, अब भाजपा शबनम जी का जवाब तो सुनिए जल्दी से। जी जी, सुनिए, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया। शबनम जी जल्दी से जवाब दीजिए। जी एक लास्ट पॉइंट रख देता हूँ। G23 सुन लीजिए, फाइनल आपके कमेंट में काम मैं की लूंगा चीज़ आपसे है। जवाब। शबनम जी जल्दी से पांडे जी, बात पांडे रखिए। जी के बार काम की बार चीज़ है। भाजपा देखिए, से बराबरी G23 करना चाहते हैं तो पहले एक परिवार के बंधुआ मजदूर बनने के बजाय नेता बनना सीखिए। हर समय चैनल से लेके कराते तक एक परिवार का महिमा मंडन करना राजनीति नहीं होता है। तो आप भाजपा से अगर करना चाहते हैं, देखिए भाजपा में सामान्य सा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाता है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। तो ऐसी पार्टी से बराबरी करने के लिए ये जो संदीप जी आपकी जो भाषा और आपकी सोच है ना, ये आप जनादेश पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरीके की आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सूबे के मुखिया के लिए। पाताल में जाते दिख रहे हैं। जी देखिए हमारे भी मुखिया है। हाँ, तो फिर आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे चलता है। हैं? जनादेश है, आपके लोकतंत्र मुखिया तो मुखिया से सवाल परमानेंट नहीं है, पूछेंगे तो आप घर नहीं चलता है। उनके घर के खिलाफ मुखिया नहीं की जा जिम्मेदारी होती सकते। है परिवार के सदस्यों को संतुष्ट करना, उसके सवालों का जवाब देना। देश को चुनौती दे रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, उनका सम्मान है दादा जनता का। नाना पोता पोती सबके अंदर आप ही रहेंगे। मुखिया नहीं बदलेगा, कार्यकर्ता भले बदल जाए, मुखिया नहीं बदलता आपकी पार्टी में। जी और चलिए जावेद जी मुखिया एक चाहे प्रतिक्रिया आपकी भी चाहेंगे, कुल मिलाकर के लगातार चुनाव है, फिर इसमें भी किस तरीके से आपका वोट बैंक जो कम हुआ है, तो जाहिर से चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। लेकिन एक ये राहत की बात है कि वोट प्रतिशत आप लोगों का बढ़ा है, ये एक बूस्टअप करने के लिए काफी है। फाइल्स की बात करते हैं, ये बताना भूल ठीक जाते है, हैं। सुनेंगे अब सुनेंगे जल्दी से जावेद जी को। बताना भूल जाते हैं कि अभी एमएलसी का है, इसके बाद स्थानीय निकाय का बताना चुनाव भूल आ जाते हैं जाएगा, इसका। फिर लोकसभा आ जाएगा निश्चित रूप से। 2012 और 17-19 के बनिस्बत हमारा वोट शेयर बढ़ा है तो आपने देख लिया। 29% वोट पाकर भी समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। 34% पाकर हम विपक्ष में बैठे हुए। तो ये जनता का जनादेश है, जनता ने जो जनादेश दिया है निश्चित रूप से। अब आगे देखिए, मैंने वोट पहले भी प्रतिशत कहा हमारा भी बढ़ा है कि और उस रणनीति जनता का पर समाजवादी विश्वास पार्टी एकदम काम पूरा करेगी करने और के बाद चुनावी भी हम मैदान पर हर उससे राजनीतिक ज्यादा दल बना के हुआ लिए है। अपने को लोकसभा बूस्टअप से करने घटा का है, ये एक भी बड़ा बता अवसर दीजिए। देता है। उस पर समाजवादी पार्टी कहीं भी उसके कदम पीछे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। जी शबनम जी, आपने इतने सारे सवालों के जवाब दे दीजिए। जब
लक्ष्मीकांत वाजपेयी को लेकर के सवाल किया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। बेबी रानी मौर्य को लेकर भी आपने मुझे जवाब नहीं दिया। मेरी डिबेट ऐसी रही जा रही है, आधी अधूरी। आपने बताया नहीं अंदर खाने में क्या चल रहा है। आलोक जी, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने 10 नाम बोले हैं तो हमारी पार्टी में ऐसे बड़े नेता तमाम हैं, तो किसी एक नेता का नाम लेकर कहीं ना कहीं मैं गलत टिप्पणी करूंगी। अच्छा, उनको नाराज नहीं करना चाहिए। अरे डिप्टी सीएम बता दीजिए, अरे डिप्टी सीएम बता दीजिए कि बाकी छोड़ दीजिए। कौन कर रहा है? डिप्टी और आप सीएम लोगों ने खुद ही कहा कि विपक्ष को साथ लेकर के चलेंगे, विपक्ष अरे कम से कम डिप्टी सीएम की होली और अच्छी हो जाएगी अगर बता दीजिए। का स्वरूप आपको आपके सामने अधिकारियों को इस्तीफा दिलाकर नेता बना दीजिए, विपक्ष के पार्टियों को मंत्री आके यही एश्योरेंस दे दीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य हटाए नहीं जाएंगे। चलिए, ये अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, एक अखबार ने खबर निकाली है। सर प्रदीप जी, ठीक है, चलिए प्रदीप जी, आज की डिबेट का मैं एक फाइनल कमेंट कुल मिलाकर के, जातीय समीकरण भी साधना है, 2024 भी है, और लेकिन एक बहुत अहम का सवाल का जवाब मैं चाहूंगा कि डिप्टी पद को लेकर के जब हम उप मुख्यमंत्री के पद को बात करते हैं तो लोग, विपक्ष भी कई बार सार्वजनिक मंचों से संवैधानिक उल्लेख करता है कि ये राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधा के अनुसार ये पद का सृजन किया है। इस बात को लेकर के क्यों बार बार सवाल उठते हैं? देखिए, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में लोगों ने समय समय पे जो है डिप्टी सीएम बनाया है, और एक ज़माने में राम प्रकाश गुप्ता जी जो हैं वो संयुक्त विधायक दल की सरकार थी, उसमें डिप्टी सीएम थे, मुझे याद है ये 67 की बात है। तो समय समय पे बनते रहे हैं, और जाहिर बात है, देखिए इंपॉर्टेंस देने की बात होती है। जिसको आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं उसके चेहरे को, उसकी जाति को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि देखिए हम उनको कितनी अहमियत दे रही है। जैसे पहले आपने दिनेश शर्मा जी को बनाया एक, और दूसरा केशव प्रसाद मौर्य जी को बना के एक इम्पॉर्टेंस दी थी, तो उसी तरह से उस तरह के चेहरे तलाशे जा रहे हैं कि जिनको बनाकर उनको जो है इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ताकि 2024 का इलेक्शन भी साधना है। बिल्कुल, 2024 भी नजदीक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका, संदीप जी आपका भी, जावेद जी आपका भी, शबनम जी आपका भी। तो चेहरों को लेकर के मंथन लगातार जारी है, डिप्टी सीएम को लेकर के और संगठन को लेकर के। अब जब नामों का निर्धारण होगा तो फिर हम एक बार चर्चा करेंगे स्वस्थ में। तब तक के लिए नमस्कार।